everyone, this is Akansha Pandey and welcome to my channel English with Akansha Pandey। आज के सेशन में गाइज हम डिस्कस कर रहे हैं फिलअप्स। फिलअप्स में बहुत सारे डाउट होते हैं कि फिलअप्स में कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करें, कौन सा ऑप्शन हम फिल करें, क्योंकि 4 ऑप्शंस में सबके सब सेम दिखते हैं समटाइम्स। तो आज के सेशन में आई मेक यू श्योर कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला अगर आप अच्छे से समझ के जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ अगर आप वैसे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे बच्चे वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देंगे अपने सभी फ्रेंड्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। Okay, so we have first question here. The salt spray has gradually dashed the bridge. 4 options हैं: spoiled, ravaged, demolished and eroded. Which one is correct here? Okay, so let's get started. The salt spray has gradually dashed the bridge. Spoiled and demolished. Demolish word हम use करते हैं buildings के लिए, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं इसको? बिल्डिंग्स के लिए यूज करते हैं, है ना। एंड स्पॉइल्ड ये हम यूज करते हैं कोई लिक्विड हो गया या किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो उसके लिए यूज करते हैं ना, लिक्विड के सेंस में स्पेसिफिकली इसको यूज किया जाता है। एंड रेवेस्ड मीन्स भी क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना। तो यहाँ पर गाइज करेक्ट ऑप्शन आपका इरोडेड हो जाएगा। जब भी कोई भी चीज स्लोली जो है अगर स्लोली वो डिस्ट्रॉय हो रही है तो उसके लिए हम इरोडेड यूज करते हैं। स्लोली बोलते बोलते मुझे गाना याद आ गया था स्लो मोशन का, एंड कुछ और एक गाना है स्लोली, है ना। तो वही फिलहाल चलो उसकी बात छोड़ते हैं। इरोडेड आंसर है यहाँ पर। कोई भी चीज अगर धीरे धीरे नष्ट हो रही है तो हम वहां यूज करते हैं इरोडेड का। ओके, नेक्स्ट वी हैव the volcanic dash was the cause of great devastation. So which one is correct here? Outburst, eruption, erosion या फिर movement? Okay, let's see. वॉल्केनिक के लिए आउटबर्स्ट नहीं होता। अगर गुस्सा आप कहीं पर गुस्सा यानी एंगर है तो उसके लिए हम आउटबर्स्ट का यूज करते हैं, एंगर के लिए आउटबर्स्ट होता है। इरप्शन यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। और वॉल्केनिक मूवमेंट हम यूज करते हैं जब प्लेट्स की बात आती है, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पर। इरोजन क्या होता है? तो सॉइल का जो धीरे धीरे कटना होता है, सॉइल का जो लेयर का धीरे धीरे निकलना होता है, क्योंकि बहुत सारे सॉइल में लेयर्स होते हैं, तो उन लेयर्स का कटना, उन लेयर्स का डिस्ट्रॉय होना, उनके लिए हम यूज करते हैं इरोजन। तो दिस इरोजन इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन सॉइल्स के लिए हम इरोजन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ इरप्शन हो जाएगा। वॉल्केनो के लिए स्पेसिफिकली हम इरप्शन यूज करते हैं। एक और बात बता देती हूँ मैं कि एक ही वर्ड हर बार हर जगह नहीं यूज किया जाता। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक ही सेंस में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ किराया, तो किराया हम बहुत सारी चीज़ों में देते हैं। जैसे कि हम अगर किराया देते हैं, घर का देते हैं, हम जो है व्हीकल्स का देते हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं ऑटो से या फिर कैब से तो उसका भी देते हैं। तो इनका लेकिन अलग अलग, इन सभी किराया ये जो वर्ड है ना, इन सभी के लिए अलग अलग जो है वोकैबुलरी बनी हुई है। तो अगर घर का रेंट पे, घर के लिए किराया दे रहे हो तो वो रेंट होता है। आने जाने के लिए किराया दे रहे हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं फेयर यूज करते हैं। अगर आप होटल में रुके हुए हैं तो उसके लिए अगर किराया दे रहे हैं तो वो टैरिफ होता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए दे रहे हैं तो वो बिल होता है। तो अलग अलग वर्ड्स हम यूज करते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ देखेंगे वॉल्केनिक डैश द कॉज ऑफ ग्रेट डिवास्टेशन, तो यहाँ इरप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिकवर द विक्टिम्स बॉडीज एज द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट्स वॉज डैश, इनएक्सेसिबल, मार्शी, डिस्टेंट या फिर रॉकी। सो गाइज आंसर यहां क्या हो जाएगा बताइए आप सभी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बहुत इम्पॉसिबल है टू रिकवर करना विक्टिम्स को, विक्टिम्स के बॉडीज को, एज द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का प्लेस क्योंकि क्या है, बहुत ही डैश है। तो रॉकी मीन्स होता है चट्टानी है, डिस्टेंट मीन्स होता है दूर है, और मार्शी मीन्स होता है कीचड़ वाला है, और इनएक्सेसिबल मीन्स होता है जहां हम पहुंच ना पाए। सो गाइज बहुत सिंपल है ये चीज समझना आपके लिए कि अब ये अगर हम तीनों ऑप्शंस यूज कर रहे हैं तो उसमें इन तीनों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ डिफिकल्ट है, और कितना भी डिफिकल्ट हो अगर रॉकी है तब भी हम पहुंच
सकते हैं, डिस्टेंट है हम तब भी पहुंच सकते हैं, और मार्शी है तब भी हम पहुंच सकते हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शंस है ना, ये एग्जैक्ट रीजन नहीं बता पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो एग्जैक्ट रीजन है वो हमें इनएक्सेसिबल में समझ आ रहा है कि इनएक्सेसिबल है, इसलिए हम विक्टिम्स की बॉडीज को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। बस इतना ही सिंपल सा जो है आंसर रहेगा। आपको समझना है कि इनएक्सेसिबल ये सारी चीजों को डिफाइन कर दे रहा है, तो इनएक्सेसिबल इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, in order to maintain good health, one should eat a diet. One should eat a dash diet, rich, spicy, balanced या फिर salty. बहुत ही सिंपल है ये आंसर इसका। इन ऑर्डर यानी कि के उद्देश्य से, अगर आप चाहते हो कि आपका हेल्थ अच्छा रहे, मेंटेन्ड रहे, तो यू शुड ईट अ डैश डाइट। कैसा डाइट? रिच नहीं होना चाहिए बेटा। रिच डाइट में क्या होना चाहिए? रिच डाइट में सारी चीजें होती हैं, सारा मटेरियल होता है, सारा स्पाइस होता है। हम वो डाइट क्यों यूज करेंगे? स्पाइसी भी नहीं होगा, सॉल्टी भी नहीं होगा, बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बैलेंस्ड हो। नेक्स्ट, as a result of this, many unsuitable candidates were selected for the posts. Tolerance, favoritism, humility and weakness. So which one is correct? किसकी वजह से जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पर? किन चीज़ों की वजह से? बिल्कुल ये बात साफ है, कॉन्टेक्स्ट में है बेटा, कि जब हमें अच्छा लगेगा तो हम सोचेंगे ना कि उसको हम अच्छी जगह लेके जाएं, या अच्छे पोजीशन पर उसका हम जो है उसको अच्छी पोजीशन पर हम फिक्स कर दे, उसकी अच्छी पोजीशन पर उसको जॉब दिला दे। अगर कोई हमारा अपना परिवार का है, फैमिली जो है अपने फ्रेंड्स का है, तो कहते हैं ना कि अब यहाँ पर आपको अपना जो है कॉमन सेंस यूज करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो कॉमन सेंस वहाँ यूज करो। हर वर्ड की मीनिंग सेम निकल सकती है, लेकिन आपको हर वर्ड का जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा अलग होगा। कहाँ कहाँ किन किन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, रेंट का एग्जाम्पल दिया, तो वो देखना होगा आपको कि कहाँ आप किन चीज़ों को यूज करेंगे। हर वर्ड हर जगह नहीं होता है। बहुत डिफरेंट वर्ड्स हम सेम मीनिंग के ही डिफरेंट जगहों पर यूज करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रहे आपको। अब टॉलरेंस तो नहीं होगा, क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ टॉलरेंस का होगा। टॉलरेंस अगर है तो अनसूटेबल कैंडिडेट्स तो बिल्कुल नहीं आएंगे। वीकनेस, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी। अब ह्यूमिलिटी भी नेगेटिव है, वीकनेस भी नेगेटिव है और टॉलरेंस भी नेगेटिव है। तीनों ऑप्शंस नेगेटिव है, इसलिए इनको एलिमिनेट कर दो। जब भी तीन ऑप्शंस नेगेटिव निकल जाए, तीन ऑप्शंस पॉजिटिव निकल जाए, या तीन ऑप्शंस की मीनिंग कुछ ना कुछ रिलेटेबल निकल जाए, तो आपको उन तीनों ऑप्शंस को सेलेक्ट ना करके जो सबसे डिफरेंट है वहां आपको जाना है। तो ये तीनों ही नेगेटिव है बेटा। फेवरेटिज्म हो जाएगा। आपने फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म वर्ड सुना होगा। नेपोटिज्म मीन्स होता है परिवारवाद, जो है फेवरेटिज्म मीन्स होता है प्रियवाद। तो जो हमें प्रिय है हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इससे ऐसा भी हो सकता है ना कि वो अनसूटेबल हो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही नेपोटिज्म है क्या, कि मेरा अपना जो है फैमिली का मेंबर है, भले ही वो अनसूटेबल है, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो जब फैमिली मेंबर है, जब मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है, तो वो अनसूटेबल है फिर भी मैं उसको सेलेक्ट करती जा रही हूँ। तो इस केस में ये हमारा जो है काम हो सकता है। आपको क्या करना है? आपको रिलेट करना है, पूरी स्टोरी के साथ उसको रिलेट करना है। नेक्स्ट, there are several ways of dash the price at which a product can be marked: arriving, determining, thinking, noticing. Which one is correct here? बेटा नोटिस करना, थिंक करना, अराइव करना। हमें प्राइस को लगा देना है, प्राइस को लगा देना, प्राइस को बैठा देना है। प्राइस को लगाना, बैठाना बेटा, उसमें थिंक, नोटिस और अराइव नहीं वर्ड आएगा, डिटरमाइनिंग आ जाएगा। डिटरमाइन का मतलब होता है फिक्स कर देना। प्राइस को फिक्स करने के लिए हम डिटरमाइन यूज करेंगे। सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड। ऑल्दो दे आर नॉट रिच, दे ऑलवेज वेयर डैश क्लोथ्स। ऑल्दो, हालांकि वो क्या है बेटा, हालांकि वो रिच तो नहीं है लेकिन वो डैश क्लोथ्स पहनते हैं। वो रिच नहीं है लेकिन वो डैश क्लोथ्स पहनते हैं। रिस्पेक्टफुल पहनते हैं, रिस्पेक्टेबल पहनते हैं, रिस्पेक्टिव पहनते हैं या रिस्पेक्टेड पहनते हैं? बताइए। बहुत ही सिंपल है बेटा। अब क्या है ना कि क्लोथ्स की मैं बात करूं तो क्लोथ्स नाउन है और इसके लिए चाहिए एडजेक्टिव। और ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं ना, बोथ आर, ऑल आर एडजेक्टिव्स, ऑल आर एडजेक्टिव्स। सो रिस्पेक्टफुल की मैं बात करूं तो रिस्पेक्टफुल जो है ये एडजेक्टिव है, और ये हमेशा जो है ऐसी चीजों के लिए यूज किया जाता है, जैसे क्लोथ्स के लिए आ सकता है, क्लोथ्स के लिए बिल्कुल आ सकता है रिस्पेक्टफुल क्लोथ्स, है ना। रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेबल कौन होता है बेटा? अब ये नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है और ये लिविंग के लिए यूज किया जाता है। रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है, रिस्पेक्टेबल क्लोथ्स होते हैं। रिस्पेक्टिव का मीनिंग क्या होता है बेटा? रिस्पेक्टिव की मीनिंग होती है स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक, या इसको हम यूज करते हैं सेपरेटेड।
सेपरेटेड के सेंस में, ऑल द स्टूडेंट्स कैन गो इन देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। तो रिस्पेक्टिव मीन्स होता है स्पेसिफिक, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं और रिस्पेक्टेड भी नहीं होगा। रिस्पेक्टेड और रिस्पेक्टेबल ये हम लिविंग के लिए यूज करते हैं, रिस्पेक्टफुल हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। तो आंसर यहाँ क्लोथ्स, जो क्लोथ्स आपका नाउन है ना, उसके लिए रिस्पेक्टफुल आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, after a recent mild paralytic attack, his movements are restricted. Otherwise, he is still very active. Entirely, not, nowhere, and slightly. Which one is correct? बताइए। आफ्टर अ रिसेंट माइल्ड पैरालिटिक अटैक, अब देखो रिसेंट, अभी अभी रिसेंट और माइल्ड पैरालिटिक अटैक हुआ है। माइल्ड, माइल्ड मीन्स क्या होता है? हल्का फुल्का, हल्का फुल्का पैरालिटिक अटैक हुआ है, जिसकी वजह से, जब हल्का फुल्का होगा तो बेटा हल्का फुल्का उसका रिजल्ट भी आएगा, जब बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो माइल्ड पैरालिटिक अटैक हुआ है बेटा, तो इसलिए जो है एंटायरली मतलब पूरा तो नहीं होगा ना, पूरा रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा। नॉट, ये वर्ड यहाँ बिल्कुल फिट नहीं है। नो वेयर, तो ये नो वेयर मतलब कहीं नहीं, तो ये भी नहीं होगा। स्लाइटली आंसर हो जाएगा, मतलब थोड़ा, स्लाइटली मीन्स थोड़ा। तो आफ्टर अ रिसेंट, अभी अभी जो उनको माइल्ड यानी कि थोड़ा, माइल्ड मीन्स थोड़ा, जो पैरालिटिक अटैक हुआ है उस मूवमेंट से उनका डैश आर रेस्ट्रिक्टेड, अदरवाइज ही इज स्टिल वेरी एक्टिव। अदरवाइज वो बहुत एक्टिव है लेकिन उनका डैश रेस्ट्रिक्ट हो गया है। स्लाइटली हो जाएगा, स्लाइटली, स्लाइटली, स्लाइटली उनका मूवमेंट क्या है? रेस्ट्रिक्ट हो गया है। द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड ऑन डैश फॉर गुड बिहेवियर। प्रिजनर को डैश कर दिया गया उसके गुड बिहेवियर पर। तो बेटा यहाँ प्रोबेशन होगा, पैरोल होगा, बेल होगा या गारंटी होगा, आपको कमेंट में बताना है, फटाफट से बता दो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलो आ जाओ देखते हैं। प्रिजनर को रिलीज किया गया डैश गुड बिहेवियर पे, तो गारंटी तो नहीं होगा यहाँ पर, बेल नहीं होगा बेटा, पैरोल आंसर हो जाएगा। गुड बिहेवियर पर जब हम किसी को छोड़ देते हैं, जब एक प्रिजनर को गुड बिहेवियर की उस पे बेसिस पर छोड़ दिया जाता है तो पैरोल उसको मिलता है। और प्रोबेशन क्या होता है? प्रोबेशन, आपने कोई क्राइम कर दिया, अब आप जो है, आपको प्रोबेशन मिलता है कि आप बाहर तो रहोगे लेकिन वो एक, आप जो है एक निगरानी में आप रहोगे, आपको बार बार जो है कोर्ट आना पड़ेगा, आपको बार बार जो है अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। आप बाहर तो हो ओपन, बट आप बहुत ओपन नहीं हो, आप कोई और दूसरा क्राइम नहीं कर सकते हो, आपके अगेंस्ट कोई बात बाहर नहीं आ सकती। तो ये होता है प्रोबेशन पीरियड। आपको बिल्कुल अच्छा बन करके बाहर रहना होगा, उसका एक पीरियड होता है, उस पीरियड तक आपको बाहर रहना होगा और आपको हमेशा एक अटेंडेंस आ करके अपना जो है वो कोर्ट में लगाना होगा। तो ये होता है प्रोबेशन पीरियड। नेक्स्ट, राजीव इज टू डैश एज फार एज हिज फूड हैबिट्स आर कंसर्न्ड। एंजॉयबल, क्यूरियस, फास्टिडियस या फिर इंटरेस्टिंग, आपको कमेंट में बताना है, फटाफट से आंसर बता दो। राजीव इज टू डैश एज फार एज हिज फूड हैबिट्स आर कंसर्न्ड। बेटा राजीव एंजॉयबल है, टू तो हमेशा नेगेटिव के साथ आता है ना बेटा, टू के साथ हमेशा नेगेटिव एडजेक्टिव आता है, तो ये तो नहीं होगा। और इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। क्यूरियस, अपने हैबिट्स को नहीं, ये भी नहीं होगा। फास्टिडियस है बेटा, फास्टिडियस मीन्स क्या होता है? हु कैन नॉट बी प्लीज्ड, जिससे हम खुश नहीं कर सकते ना, उसे फास्टिडियस हम कहते हैं, जिसे खुश करना बहुत कठिन होता है। माई फादर कीप्स ऑल हिज डैश पेपर्स इन अ लॉक एंड की, रिक्वायर्ड, यूजफुल, नेसेसरी एंड कॉन्फिडेंशियल। अब देखो ऐसे देखने से लग रहा है कि सब कुछ जो है बहुत सेम सेम है, लेकिन अभी मैं जब एलिमिनेट करना स्टार्ट करूंगी ना, तब आपको लगेगा कि मैम सब कुछ तो अलग, सेम नहीं है, बहुत कुछ इसमें अलग है, सब कुछ सेम नहीं है, सब अलग है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। माई फादर कीप्स ऑल हिज डैश पेपर्स। अब देखो जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए वो यूजफुल है कि नहीं है? बिल्कुल है। और वो रिक्वायर्ड, यूजफुल और नेसेसरी में क्या कोई आप डिफरेंस कर पा रहे हो? जो रिक्वायर्ड है वो नेसेसरी है, रिक्वायर्ड ही नेसेसरी का क्या होता है? सिनोनिम होता है। तो अगर आप रिक्वायर्ड यूज करोगे तो नेसेसरी क्यों नहीं करोगे और यूजफुल क्यों नहीं करोगे? क्या है कोई लॉजिक आपके पास? नहीं है। तो जब तीन ऑप्शन बेटा हो गए सेम, तो आपको कॉन्फिडेंशियल आंख बंद करके लगा देना है, भले ही आपको इसकी मीनिंग नहीं पता है। तो कॉन्फिडेंशियल मीन्स होता है सीक्रेट, लेकिन आपको इसकी मीनिंग नहीं पता। सोचो मुझे भी पता कि नहीं पता आपको,
लेकिन आपने देखा कि जब मैम रिक्वायर्ड है तो नेसेसरी तो है ही है। रिक्वायर्ड नेसेसरी दोनों ही सिनोनिम होते हैं, तो अगर मैंने रिक्वायर्ड सेलेक्ट किया तो नेसेसरी क्यों नहीं करूंगी, इसका लॉजिक मेरे पास तो है ही नहीं। तो रिक्वायर्ड, नेसेसरी एंड यूजफुल तीनों निकल गए सिनोनिम, जो अलग हुआ वो हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट, आई डैश यू टू कीप क्वाइट, क्या होगा आंसर? बेग ऑफ, बेग, बेग, बेग फ्रॉम, या फिर बेग फॉर, विच वन इज करेक्ट हियर? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई बेग यू, ये हलवा जैसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ही द स्प्लेंडर ऑफ द हिमालयाज, द स्प्लेंडर ऑफ द हिमालयाज डैश beggars description is so charming, needs no description, inspires. Okay, let's get started everyone. फटाफट से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। तो जो स्प्लेंडर है, जो खूबसूरत नज़ारा है हिमालयाज का, वो जो है इंस्पायर तो करता है, लेकिन चार्मिंग तो भी है ना साथ में। अब निकल गए इंस्पायर और चार्मिंग दोनों साथ, दो हो गए सिनोनिम, निकाल दो उनको बाहर। अब कह रहे हो नीड्स नो डिस्क्रिप्शन और बेगर्स नो डिस्क्रिप्शन। भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई करके जाओगे तो एलिमिनेशन भी काम में आएगा ना। नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए और अक्ल इस्तेमाल करने के लिए पढ़ाई भी जरूरी है। तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे तो पता लग जाएगा नीड्स नो डिस्क्रिप्शन एंड बेगर्स डिस्क्रिप्शन में क्या चीजें जो है क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो बेगर्स डिस्क्रिप्शन की मीनिंग होती है विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी जिसको हम कह सकते हैं हिंदी इंग्लिश में कह सकते हैं स्पीचलेस। तो यस, योर आंसर इज करेक्ट ऑप्शन हियर, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर्स डिस्क्रिप्शन नीड्स नो डिस्क्रिप्शन मतलब ऐसी तुच्छ सी चीज है, ट्राइवियल सी चीज है जिसको कोई जरूरी नहीं है बताना, लेकिन हिमालयाज की ब्यूटी स्प्लेंडर को बताना स्पीचलेस है। तो ये जो चीजें स्पीचलेस होती हैं, दे कैन, इफ एनीथिंग कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड बेगर्स डिस्क्रिप्शन। ये ईडियम है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, every candidate has to poll a minimum number of votes in order to avoid office dash security. तो आंसर क्या हो जाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फास्ट एवरीवन। लॉस, कैंसिलेशन, फॉरफीचर एंड पेनाल्टी। ओके, सो बेटा पेनाल्टी तो हम अलग, पेनाल्टी क्या होता है? जुर्माना। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पेनाल्टी दोनों ही रिलेटेबल नहीं है। कैंसिलेशन एंड लॉस नहीं होगा, फॉरफीचर हो जाएगा। फॉरफीचर मीन्स होता है जब्त कर लेना, और लॉस ऑफ सिक्योरिटी को भी हम फॉरफीचर कहते हैं। तो आंसर इज हियर सेकेंड ऑप्शन। ही स्टूड डैश एज अ रॉक एंड फेस्ड द चैलेंज, क्वाइट, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। क्या हो जाएगा? बहुत। अब देखो क्वाइट है भैया, रॉक कहाँ से क्वाइट होता है? एज अ रॉक बोल रहे हो, क्या रॉक आपका चुप होता है? बेटा रॉक तो सॉलिड होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन हम रॉक के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा फर्म यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग यूज नहीं करते, फर्म यूज करते हैं। रॉक के कॉन्टेक्स्ट में वी ऑलवेज यूज फर्म। माई मदर अपसेट द कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड डैश राइट हैंड बैडली, वुंडेड, स्कॉच्ड, सिजल्ड एंड स्कार्डेड। हो गए ना चारों ऑप्शन सेम? हो गए ना कंफ्यूज्ड? चलो आ जाओ, इसी के लिए पढ़ाई करनी है, इसी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, और वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको अपने सेशन में कराने वाली हूँ। हमेशा बेटा इस बात का ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चंस आकांक्षा मैम आपको कराने वाली हैं अपने चैनल पर, वो सब कुछ वेरीफाइड होगा, एप्लीकेबल होगा, और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होगा आप सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। और देखना, मैं जल्दी ही अपना पेड कोर्स लेकर के आने वाली हूँ आप सभी के लिए, तो आप सब बिल्कुल पीसफुल होकर के बस मेरे सेशंस को अटेंड करो। मैं स्टेनोग्राफर, एसएससी के जितने भी जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए मैं अपने बैचेस लॉन्च करने वाली हूँ। आपको बस मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को हमेशा जो है वो आगे तक लेकर के जाना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आगे तक जाने के लिए। तो ऐसे ही मैं कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी, ठीक है। वुंडेड मीन्स क्या होता है बेटा? इंजर्ड होता है। वुंडेड मीन्स क्या होता है? इंजर्ड, घायल होना। स्कॉर्च्ड हम यूज करते हैं झुलस जाने के लिए। तो इफ समथिंग इज डिस्ट्रॉयड बट इट्स कलर इज नॉट डिस्ट्रॉयड, तो उसे हम कहते हैं स्कॉर्च्ड। यानी कोई चीज अगर जल गया है बट उसका कलर नहीं गया तो वो होता है स्कॉर्च्ड। सिजल्ड होता है बेटा चमकना, ब्राइट, और स्काल्डेड होता है कि कोई लिक्विड चीज से अगर आप जल गए हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्काल्डेड। तो योर आंसर इज हियर डी ऑप्शन, बिकॉज बॉइलिंग वाटर से माँ जो है जल गई है, तो बॉइलिंग वाटर हो गया स्काल्डेड, तो आंसर हो जाएगा। बॉइलिंग वाटर लिक्विड है बेटा ना, तो उसके लिए स्काल्डेड यूज करोगे। नेक्स्ट, प्लीज डू नॉट डैश एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन।
चलिए आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, रिफ्रेन, रिफ्यूज, रिफ्यूट एंड रिफ्यूट। रिफ्यूज, रिफ्रेन मीन्स होता है बेटा बचना, बचना। रिफ्यूज क्या होता है बेटा, रिफ्यूज होता है मना करना। अगर कोई ऑफर आपको कुछ कर रहा है तो आप उसको रिफ्यूज करते हो, है ना। रिजेक्ट हम रिजेक्ट नहीं करते, हमें ऑफिशियल कोई ऑफर मिलता है तो उसे रिजेक्ट करते हैं। अगर कोई हमें वैसे ही कुछ प्रपोजल हमारे लिए आता है तो हम उसे रिफ्यूज करते हैं, ठीक है। डिक्लाइन हम जो है अपनी मीटिंग्स को करते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, ठीक है, पोस्टपोन कर देते हैं। डिनाई हम गलत इनकार करने के लिए यूज करते हैं, व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट समथिंग, दैट फॉर दैट रीजन वी यूज डिनाई। डिनाई हम यूज करते हैं जब इनकार करने का सेंस हो, कि आप मना कर रहे हो, गलत और सही को मना कर रहे हो, तो मना करने के लिए हम डिनाई यूज करते हैं। आंसर आ गया यहाँ पर बेटा आपका रिफ्यूज, रिफ्यूज आ गया। रिफ्यूट क्या होता है, रिफ्यूट होता है बेटा डिनाई का सिनोनिम, डिनाई का सिनोनिम रिफ्यूट होता है। एंड रिफ्यूज क्या होता है, रिफ्यूज आपको कमेंट में बताना है रिफ्यूज क्या होता है। आंसर यहाँ सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, डिनाई में अगर रिफ्यूज में कुछ, डिनाई में अगर आप कंफ्यूज हो ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ जिससे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। शी डिनाइड दैट 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 that she wasn't involved in this matter। तो उसने डिनाई कर दिया, इनकार करना, सीधा सीधा मैं बता रही हूँ कि इनकार करना वो होता है आपका डिनाई। नेक्स्ट, और जब कहीं प्रपोजल या ऑफर आ जाता है तो हम रिफ्यूज यूज करते हैं, प्रपोजल और उसके लिए, ऑफर के लिए रिफ्यूज आता है, ये चीज ध्यान रखना। और बाकी चीजों में गलत और सही बताने के लिए आप डिनाई यूज करते हैं। द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू डैश अगेन सून। रिवाइव, फ्लरिश, लिफ्ट या फिर राइज, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, बताओ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ना हम ऊंचा करते हैं तो राइज आ जाएगा यहाँ पर। लिफ्ट, रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित करना। अब कोई इंसान है तो उसको रिवाइव करोगे, पेशेंट को डॉक्टर रिवाइव करता है, तो रिवाइव तो आंसर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है जी, रिवाइव नहीं होगा। फ्लरिश मतलब क्या होता है, बहुत धनी हो जाना, फ्लरिश, शी फ्लरिशेस, शी इज फ्लरिशिंग नाउअडेज। फ्लरिशेस मतलब होता है कि आप क्या हो रहे हो, बहुत ज्यादा धनी हो रहे हो, उसके लिए आता है, ठीक है। लिफ्ट, अब लिफ्ट और राइज, बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा राइज होता है, लिफ्ट नहीं होता है ना। अपलिफ्टमेंट यूज करते हैं उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट आप यूज करते हैं, अपलिफ्टमेंट ये वर्ड आप यूज करते हैं, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए लिफ्ट नहीं आता है कभी भी। लिफ्ट आप वही एक ही लिफ्ट यूज करते हैं जो आप ऊपर जाने के लिए करते हैं, तो ये वाला नहीं होगा यहाँ पर। अपलिफ्टमेंट यूज करते हो, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लाइफ, बट लिफ्ट नहीं यूज करते हो उसके लिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए राइज आता है, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, sharing heavy responsibilities with colleagues does not involve loss of prestige or dash of authority or an institute's head। प्रेस्टीज मीन्स होता है बेटा सम्मान, है ना, और बाकी चीजें सही है। आंसर बताओ इसमें क्या होगा, डिटोरिएशन, डिक्रीज, डिमिन्यूशन एंड लॉस। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। शेयरिंग हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद कलीग्स डज नॉट इन्वॉल्व लॉस ऑफ प्रेस्टीज और डैश ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूट हेड। यानी कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर रहे हो अपने कलीग्स के साथ तो इससे आपका जो है सम्मान डैश नहीं हो जाएगा, और डैश ऑफ द अथॉरिटी भी आपकी नहीं हो जाएगी, यानी कि आपका जो अथॉरिटी है वो कम नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिटोरिएशन, डिक्रीज, डिमिन्यूशन एंड लॉस। बताइए, देखिए इन सब की मीनिंग होती है कुछ ना कुछ कम होना, लेकिन ये जो डिटोरिएशन है बेटा इसका मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना, डिक्रीज होना, ठीक है। डिक्रीज और डिमिन्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। लॉस तो बेटा हमारा कुछ खो जाए उसके लिए हम यूज करते हैं, कुछ हानि हो जाए। अब यहाँ पर रिस्पेक्ट की बात आ गई है ना, देखो कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर रहे हो अपने कलीग्स के साथ में तो इससे आपका प्रेस्टीज यानी सम्मान जो है आपका
वो नहीं जाता है, सम्मान का लॉस नहीं होता है। देखो ध्यान से, सम्मान का लॉस नहीं होता है, और डैश ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूट हेड, और इंस्टीट्यूट के अथॉरिटी का जो हेड है वो डैश नहीं होता है। तो डिटोरिएशन डिक्रीज वर्ड नहीं आता है, हेड की यानी कि पगड़ी की बात है यहाँ पर बेटा, तो डिमिन्यूशन हो जाएगा। डिमिन्यूशन मतलब होता है छोटा, डिमिन्यूशन की मीनिंग क्या होती है, छोटा, तो पकड़ी छोटी नहीं हो जाएगी, अथॉरिटी का जो पार है वो कम नहीं हो जाएगा, तो यहाँ भी तब भी आप डिमिन्यूशन यूज करेंगे, डिटोरिएशन एंड डिक्रीज यूज नहीं करेंगे। डिटोरिएशन एंड डिक्रीज की मीनिंग होती है कम होना, डिक्रीज होना, ठीक है, तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट, your case is so unique that I'm not getting any dash to support it. Reason, held, happening या precedent. So which one is correct? Let me know in the comment section. और आज की वीडियो कैसी लगी ये comment section में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। Thank you so much. Bye bye. Take care everyone.